पढ़ा रहा हूँ बच्चों। आज का लेक्चर हम शुरू करें केमिकल इक्विलिब्रियम, ली चैटलियर प्रिंसिपल एंड ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। चौथी एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। नाउ इस चार्ट को, इस ग्राफ को दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो प्लीज लुक एट द बोर्ड। ये देखें, ये आपके सामने ग्राफ में बड़ा सा करके दिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ देखिएगा, इस ग्राफ में वाई एक्सिस में एनर्जी ली है और ये हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी रिएक्शन को हम टेक प्लेस कराते हैं तो उस रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए एक एनर्जी बैरियर से गुजरना पड़ता है। इस एनर्जी बैरियर को जब तक क्रॉस नहीं करेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए, ये एनर्जी बैरियर है, ये ग्राफ देखें, ये एनर्जी बैरियर है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। बच्चों, रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी आप देखें तो कम है रिएक्टेंट्स के मुकाबले में। बच्चों, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी जो है ज्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब जरा सा देखें, निमरा अख्तर, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, ओके, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। निमरा अख्तर, डोंट डू दिस। तो बच्चों, अब जरा सा देखिएगा, इस ग्राफ की जो पीक है, इस पीक को अगर मैं यहां से कंपेयर करूं इस जगह से, तो ये मैक्सिमम एनर्जी का पॉइंट है। इस पॉइंट को कहते हैं प्लेट्यू। क्या कहते हैं? प्लेट्यू। यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी है, जो एनर्जी का गैप है, यानी पीक से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी प्लेट्यू से लेके रिएक्टेंट्स तक की जो एनर्जी का गैप है, उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जबकि बच्चों, अगर मैं इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन लूं तो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। बच्चों, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो हर रिएक्शन जो एक डायरेक्शन में एक्सो होता है, दूसरी डायरेक्शन में वो एंडो होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो केमिस्ट्री जनाबे वाला। अब ये देखिए, ये जो है यहां से लेके यहां तक, ये EA है, एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल होता है EA। दिस इज EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों, यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये जो आपके आ रही है, ये है EA फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। EA फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये वाला जो ग्राफ है ऊपर वाला, ये बगैर कैटलिस्ट के है, इसको हम कहेंगे अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। लेकिन बच्चों, एक नीचे ग्राफ देखो जिसके अंदर ये जो रिएक्टेंट्स है, हम कैटलिस्ट की मौजूदगी में सेकंड रिएक्शन को करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप देखो, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। कम कैसे हो गई? कि जो रिएक्टेंट और जो प्लेट्यू के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है वो कम हो गया। इसी तरह बच्चों, EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम हुई और EA फॉर बैकवर्ड रिएक्शन भी कम हुई। बात आ गई समझ में? तो स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट और प्लेट्यू के डिफरेंस के बराबर होती है। कैटलिस्ट इस प्लेट्यू को नीचे कर देता है, और जब कैटलिस्ट प्लेट्यू को नीचे करेगा तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है बिटवीन प्लेट्यू एंड द रिएक्टेंट वो कम हो जाएगा। तो कैटलिस्ट का बुनियादी काम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना।
अच्छा, आप ये देखें कि कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, उतनी ही वो कम कर रहा है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। नतीजा ये कि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। इज इट क्लियर टू यू? इसको नोट कर लें बच्चों अपने पास। ओके स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, आप कोई क्वेश्चन पूछ लें, आप आपको कोई मसला हो तो पूछ लें प्लीज। जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? नो सर। तो बच्चों फिर हम आगे चलते हैं, और आपको कल हमने काम दिया था होमवर्क में करने के लिए हैबर प्रोसेस, तो वो आज आपको पढ़ा देते हैं। तो हेडिंग लगा लें, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल इन हैबर प्रोसेस। Industrial application of Le Chatelier principle in Haber process. भाई आप कौन है? चाय वाला बिस्किट कौन है ये? जी बेटा, आप अपने असल नाम के साथ आइए, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। बेटा हेडिंग लगाएं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल इन हैबर प्रोसेस। नाउ बच्चों मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, देखिए इधर बोर्ड पे। बच्चों, सनती पैमाने पर हम अमोनिया गैस को हैबर प्रोसेस से बनाते हैं। बच्चों, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन देखिएगा, अमोनिया हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डायरेक्ट मिलाकर बनाते हैं। बच्चों, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में है। इन दोनों को मिलाएंगे तो NH3 बनता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। बच्चों, आप टोटल वॉल्यूम काउंट कीजिए, नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम है, टोटल 4 वॉल्यूम हो गया। और बच्चों, अमोनिया का टोटल 2 वॉल्यूम है। तो बच्चों, दिस रिएक्शन अकर्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, प्रोडक्ट का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। बच्चों डेल्टा H की वैल्यू देखें -46.2। -46.2 का माइनस का मतलब ये कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। बच्चों, रिएक्शन गैसियस है, यानी तमाम चीजें गैस फॉर्म में हैं, होमोजीनस इक्विलिब्रियम है। तो बच्चों हम ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल का ये कहना है कि चूंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल का ये कहना है कि हाई कंसंट्रेशन हमें रिएक्टेंट्स की रखनी चाहिए। तो बच्चों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हाई कंसंट्रेशन में लेना चाहिए। जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। बच्चों, रैंडमली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाने का कोई खास फायदा नहीं होता। तो बच्चों अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन स्टिचोमेट्रिक रेशो में लें, यानी 1:3 की रेशो में लें, तो अमोनिया बनने की रफ्तार बढ़ जाती है, अमोनिया की पैदावार बढ़ जाती है। तो बच्चों यील्ड ऑफ अमोनिया बढ़ाने के लिए हम हाई कंसंट्रेशन लेंगे रिएक्टेंट्स की। बच्चों ये जनरल फैक्टर है, किसी भी रिएक्शन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा फैक्टर बच्चों देखो, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है,
अकॉर्डिंग टू ली चैटलेयर प्रिंसिपल अगर हमने फॉरवर्ड रिएक्शन करवाना है तो लो टेम्परेचर हमें इस्तेमाल करना होगा, लो टेम्परेचर यूज करना होगा। बच्चों यहाँ पर जो हम ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज करते हैं वो 400 से 500 डिग्री के दरमियान है, जो कि काफी हाई टेम्परेचर है। बच्चों हाई टेम्परेचर पर अमोनिया बनने की रफ्तार बढ़ जाएगी, लेकिन साथ साथ उसकी डिकम्पोजिशन का चांस भी बढ़ जाएगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन होने का चांस भी बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चों रिस्क लेना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा तो बच्चों कम वक्त में ज्यादा अमोनिया बनेगी। इसी तरह बच्चों ये रिएक्शन जो है आप देखिए कि प्रोडक्ट के वॉल्यूम में कमी के साथ हो रहा है। तो अगर मैं हाई प्रेशर अप्लाई करूंगा तो बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो मैंने कल भी बताया था कि हैबर प्रोसेस में अमोनिया की फॉर्मेशन में हम हाई प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। और कितना हाई? 400 टू 1000 एटीएम का प्रेशर हम इस्तेमाल करते हैं, विच इज क्वाइट हाई। नतीजा ये होगा कि जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन उस डायरेक्शन में चला जाएगा जहां वॉल्यूम कम हो जाए। और वॉल्यूम कहाँ कम हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगी हाई प्रेशर लगाने पर। बच्चों कोई कैटलिस्ट हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो सुटेबल कैटलिस्ट हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। फाइनली डिवाइडेड आयरन हम इस्तेमाल करेंगे, यानी आयरन का पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे एज ए कैटलिस्ट। बच्चों पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ता है तो रिएक्शन की रफ्तार भी बढ़ जाती है। तो ये था बच्चों टॉपिक हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। तो आप इसको सवाल आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर दोबारा से स्क्रीन शेयर कर दें। जी बेटा। सर हम लो टेम्परेचर रखते हैं या फिर हाई टेम्परेचर? देखिए ये एक्चुअली तो हाई टेम्परेचर है, लेकिन हम बोलेंगे तो यही ना कि लो टेम्परेचर रखना चाहिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक है रिएक्शन। इंडस्ट्री के अंदर हमारी कोशिश होती है कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना, जो कि लो टेम्परेचर पर मुमकिन नहीं है। इसको हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहेंगे? ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आगे चलता हूं। अनुषे साहिबा बराए मेहरबानी ना करें, यहाँ पर ये निशान ना लगाएं स्क्रीन पर। आप यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं या ये मजाक करने के लिए आई हैं? प्लेस ऑफ शेम। अरे तो मेरे भाई, मैंने अभी तो आपको बताया है कि ये लो टेम्परेचर है, कहेंगे इसको नहीं। एक्चुअली लो टेम्परेचर पर हमें करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे हाई पर, और इसको कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। अभी तो 1 मिनट पहले मैंने बेटा बताया। अब मैं बच्चों आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ाने जा रहा हूं। सो स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस की।
मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एंड नाउ दिस इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनाने का तरीका सनदी पैमाने पर मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन जो थर्ड स्टेप होता है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और वही रिवर्सिबल स्टेप है। तो हम ली चैटलियर प्रिंसिपल सिर्फ इसी स्टेप पर लगा सकते हैं। इस स्टेप में क्या होता है बच्चों, इस स्टेप में SO2 की ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन के साथ, और SO2 का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, जिसके नतीजे में SO3 बनती है, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। बच्चों ये रिएक्शन आप देखिए, इसमें हीट निकल रही है -395 किलो जूल पर मोल की हीट निकल रही है, जिसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बच्चों ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, आपको नजर आ रहा है। और यहाँ देखें 2 वॉल्यूम सल्फर डाइऑक्साइड 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, 2 वॉल्यूम SO3 बन रहा है। यानी बच्चों जो टोटल वॉल्यूम है वो 3 है रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का वॉल्यूम 2 है। यानी ये जो रिएक्शन है डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ हो रहा है। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल वॉल्यूम 3 वॉल्यूम से क्या हो रहा है, 2 वॉल्यूम हो रहा है ना बेटा, कम हो रहा है वॉल्यूम 3 से, वो 2 हो रहा है, जैसे हैबर प्रोसेस में हो रहा था, बिल्कुल यहाँ पे भी वही हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर का फैक्टर हम लगा सकते हैं, और बच्चों एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर का फैक्टर हम लगा सकते हैं, और बच्चों कंसंट्रेशन का फैक्टर तो आपको मालूम है कि हमने रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा ही लेना है। जी सैयद तहा साहब बराए मेहरबानी ना करें, समझ से बाहर आप लोग चाहते क्या हो यार, ब्लॉक करना पड़ेगा बिला वजह मुझे और फिर नुकसान होगा आपका, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Sulfuric acid is manufactured on large scale by contact process, which is a multi-step process, as I have told. The most important step of which is this oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide by atmospheric oxygen. Now, bachcho, the reaction is reversible. You see, exothermic, and there is a gaseous equilibrium, and reaction occurs with decrease in volume of product. So, according to Le Chatelier principle, if we want to get the maximum yield of sulfur trioxide, we should use the following conditions. We should use the following conditions. बच्चों ये ली चैटलियर प्रिंसिपल की सेकंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। तो आप जरा सा देखिए यहाँ पे गौर से कि हम लोग हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की इस्तेमाल करेंगे। बच्चों रैंडमली कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रही है उसको ज्यादा ले लें। बच्चों ऑक्सीजन के 11 वॉल्यूम हम यूज करते हैं, 10 वॉल्यूम यूज हो जा 11 वॉल्यूम यूज हो जाता है, 10 वॉल्यूम बच जाते हैं बच्चों, जो अगले स्टेप में यूज हो जाते हैं। बच्चों अगेन चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, लो टेम्परेचर हम यूज करेंगे। लो टेम्परेचर देखो गौर से देखो, लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करा जाता है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पावर रिएक्शन ज्यादा हो जाती है। लेकिन बच्चों हम जो टेम्परेचर यूज कर रहे हैं वो वही है 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमने हैबर प्रोसेस में यूज किया था। बच्चों इस टेम्परेचर पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट बनने की रफ्तार बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगा, लेकिन इस टेम्परेचर पर SO3 के टूटने के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो बच्चों इंडस्ट्री में रिस्क लेना पड़ता है। तो बच्चों ये जो टेम्परेचर होता है ये बाकायदा कैलकुलेट किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ा के प्रोडक्ट की यील्ड कैलकुलेट की जाती है, और देखा जाता है कि किस टेम्परेचर पर यील्ड मैक्सिमम है और डिकम्पोजिशन का चांस मिनिमम है। ये सारा काम बच्चों केमिकल एनालिस्ट का होता है।
जो कि इंडस्ट्री में मौजूद होता है। बच्चों तीसरे फैक्टर है हाई प्रेशर। बच्चों चूंकि रिएक्शन में प्रोडक्ट का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो अगर मैंने हाई प्रेशर अप्लाई किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, जिसके नतीजे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। बच्चों चूंकि डेल्टा वी बहुत ज्यादा नहीं है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो बहुत ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे। नॉर्मली या तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखेंगे या 1.5 रखेंगे, कुछ बुकों में 2 भी लिखा हुआ है। तो प्रेशर कोई ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं रखना जैसे अमोनिया में रखा था। और बच्चों चौथा फैक्टर है सुटेबल कैटलिस्ट हम यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वनेडियम पेंटाऑक्साइड। दिस इज द कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस मेथड V2O5। नाम क्या है इसका? वनेडियम पेंटाऑक्साइड। वनेडियम पेंटाऑक्साइड। बच्चों वनेडियम एक ट्रांजिशन मेटल है। और बच्चों बाद औकात कैटलिस्ट को जगाने के लिए हम एक और कैटलिस्ट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड प्रोमोटर। यहाँ पे जो प्रोमोटर है वो है K2SO4। प्रोमोटेड बाय का मतलब है कि ये कैटलिस्ट को जगाने के लिए यूज किया जा रहा है। जो चीज कैटलिस्ट को जगाती है उसे कहते हैं प्रोमोटर। क्या कहते हैं? प्रोमोटर। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये कंडीशन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो SO3 की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, और इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 98% तक SO3 हमें हासिल हो जाएगी। यानी हम इरिवर्सिबल से भी ज्यादा रिएक्शन को इरिवर्सिबल बना लेंगे। इज इट क्लियर? प्रोमोटर बच्चों वो चीज जो कैटलिस्ट को एक्टिवेट करती है वो प्रोमोटर कहलाती है। कैटलिस्ट के फंक्शन को जो चीज इंक्रीज करती है वो प्रोमोटर कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों यहां पर हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो गया है। तो बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? सर चैप्टर का टेस्ट कब होगा? चैप्टर का टेस्ट बेटा आपको शेड्यूल मिला होगा, उसमें आपको लिखा हुआ होगा कब होगा। चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट होगा अगले हफ्ते। जब भी और आपको सर डेट अगर कौन मिले। हमारी चैप्टर का? हाँ, सर अगर तबीयत खराब हो जाए, हम टेस्ट ना देना चाहे तो? तबीयत खराब हो जाए टेस्ट ना देना। वाह जी वाह जी वाह, सर मुझे अंडे वाला बर्गर चाहिए। है ना? बेटा मैं आपको ब्लॉक अरे करता हूँ, क्लास ठीक में है? क्या हो रहा है? नो घर का आला आया घर। सॉरी स्टूडेंट, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रॉब्लम कर रहे हैं, मैं उनको ब्लॉक कर रहा हूँ और मैंने उनको म्यूट भी कर दिया है। आप लोग चैट में क्वेश्चन पूछ ले। नहीं बेटा, प्रोमोटर भी जो है वो हिस्सा नहीं लेगा।
जी बेटा बताइए, कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है। सानिया वो बता दो कौन से पॉइंट है, वो बता दिए आपको, अभी समझा देंगे, टाइम है हमारे पास आज। आज ये चैप्टर वाइंड अप हो गया, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेटा हेबर प्रोसेस का बेसिक मोटिव क्या है पता है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें हम अमोनिया बनाते हैं बड़े पैमाने पर। अमोनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके लातादार यूजेस है। बेटा कंप्लीट टेस्ट होगा, मैं बता दिया आपको, थर्मोडायनेमिक्स का, न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी प्लस एमसीक्यू, सब चीजें आएंगी। देखो ना, इंक्रीजिंग प्रेशर लोअर्स द वॉल्यूम ऑफ N2 और H2, सही तो लिखा हुआ है सानिया। इसलिए कि जब प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस जानिब जाएगा जहां वॉल्यूम कम होगा, तो लोअर हो जाएगा वॉल्यूम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, जब आपस में कंबाइन होकर अमोनिया बना लेंगे। कहा जावेद ली चैटलियर प्रिंसिपल का ये कहना है कि अगर हम इक्विलिब्रियम पर कोई स्ट्रेस लगाएं, कंसंट्रेशन चेंज करके या प्रेशर चेंज करके या टेम्परेचर चेंज करके, तो इक्विलिब्रियम उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। और रूल बड़ा सिंपल ये है कि जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेस लगाएंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। मसलन अगर लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रिएक्शन उस बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को कम करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और उस कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके कम कर लेगा। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो उस बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बेटा मेहर सलीम, ये जो केएसपी का टॉपिक है ये उस पे नहीं है रिड्यूस सिलेबस में, तो ये हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ये हम फिर बाद में पढ़ेंगे अगर हमें टाइम मिल जाता है और ये अगर बिलफर्ज इंक्लूड हुआ तो। केएसपी का टॉपिक जो अगला टॉपिक है वो इंक्लूड नहीं है रिड्यूस सिलेबस में। तो हम लोग नए चैप्टर की तरफ जाएंगे कल की क्लास में, चैप्टर नंबर 7। केएसपी नहीं आएगा बेटा टेस्ट में, ये तो अगले से अगले हफ्ते का टॉपिक है ना बेटा, आगे की बात पूछने का फायदा कोई नहीं है, जब नहीं पढ़ाया तो नहीं आएगा। हाँ जाहिर सी बात है, जब कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी और वो दोबारा जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। कहा जावे इक्विलिब्रियम हर हालत में एस्टैब्लिश होना है। जी बेटा जल्दी से बताइए, एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन। अनुषे मैंने वो छोड़ दिया, आपको पता है मैंने शेर सुनाना छोड़ दिया, सिर्फ पढ़ाई की बात। एनी क्वेश्चन बच्चों, एनी क्वेश्चन? शाल बोला मेहर सलीम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सुनो बेटा। बेटा अगर टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज के साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से केसी कम हो जाएगी, केसी कम होगी, केसी कम होगी तो बच्चों रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी हाई टेम्परेचर फायदेमंद नहीं है।
इसी तरह बेटा अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से केसी ज्यादा हो जाएगी। नतीजा फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाना फिजिबल होगा, इसके नतीजे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। जबकि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाना सूटबंद नहीं होगा क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बना भी होगा वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यस स्टूडेंट, अदर क्वेश्चन प्लीज। क्या चीज समझ नहीं है बेटा? दोबारा से मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मौका है, हमारे पास 2-3 मिनट बाकी हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं हीट दूंगा तो प्रोडक्ट साइड पे ऑलरेडी हीट है, प्रोडक्ट साइड पे ऑलरेडी हीट है तो वो हीट प्रोडक्ट को डिकम्पोज कर देगी और बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा। मारिया गयास, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बहुत ही आसान है। इक्विलिब्रियम इज द स्टेज और स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। Chemical equilibrium is the state of reaction in which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction and concentration of all substances becomes constant. एंडोथर्मिक में बेटा हीट जो होती है वो हम रिएक्टेंट साइड पे देते हैं, तो रिएक्टेंट साइड पर हीट जब देते हैं तो रिएक्टेंट उस हीट को जस्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? सारा जुनैद बोले, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, मैंने पूछना था कि आपने बोला था कि बैलेंस ली चैटलियर प्रिंसिपल का ये काम है कि बैलेंस इक्वेशन में गैसेस रिएक्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर गैसेस के साथ कोई सॉलिड या लिक्विड रिएक्ट हो रहा होगा तो ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए? नहीं होता, ली चैटलियर प्रिंसिपल फिर अप्लाई नहीं होता। सही है, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल सिर्फ गैसियस इक्विलिब्रियम पर अप्लाई होगा अगर प्रेशर चेंज हो रहा होगा। सॉलिड और लिक्विड के ऊपर क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से उनके वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर प्लीज अपनी जी बोले। जी सर अपनी सर क्या निकालिए का प्रेशर पे ही फर्क पड़ेगा? सर इससे क्या प्रेशर पे ही फर्क पड़ेगा? चुप हो जाओ तुम। जी स्टूडेंट्स, टाइम इज अप। जी स्टूडेंट, कोई सवाल पूछ दें, टाइम खत्म हो रहा है। महर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोडक्ट साइड पर होती है। सिद्रा क्या बताऊं? सिद्रा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं पूरा टेस्ट टॉपिक भेजूंगा रात को, दोबारा से वो देख लीजिएगा। ओके तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ आपको पढ़ाने आएंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना असाइनमेंट थर्मोडायनेमिक्स का मुझे व्हाट्सएप कर दें एज सून एज पॉसिबल।
और सानिया आप जो है थर्मोडायनेमिक्स के जो न्यूमेरिकल्स के थर्मोडायनेमिक के एमसीक्यूज के जो आंसर हैं वो मुझे व्हाट्सएप करिए। ओके, अल्लाह हाफिज।